नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है मुगल वंश। दोस्तों, इतिहास की दृष्टि से और सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मुगल वंश। सभी एग्जामों में मुगल वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और आगे आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी जीडी जो हमारा एग्जाम जनवरी में होगा, और यूपी ट्रिपल एस वीडियो, इन एग्जामों की दृष्टि से भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर मुगल वंश। दोस्तों, अगर मुगल वंश के टाइम पीरियड की बात करें, तो इसका टाइम पीरियड 1526 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1857 ईस्वी तक चला। दोस्तों, मुगल वंश का टाइम पीरियड जो था वो 1526 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1857 ईस्वी तक चला। और 1526 ईस्वी में दोस्तों मुगल वंश की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसका मुगल वंश का अंतिम शासक 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर सेकेंड 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण दोस्तों अंग्रेजों ने इसे रंगून, बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार कहलाता है, वहाँ भेज दिया था। तो दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर सेकेंड था। उसके बाद बात करें मुगल वंश की राजकीय भाषा की, तो मुगल वंश की राजकीय भाषा फारसी थी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों बाबर के बारे में। दोस्तों, बाबर का टाइम पीरियड जो था वो 1526 से 1530 ईस्वी तक इसने दोस्तों भारत पर शासन किया है बाबर ने। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बाबर जो था वो दोस्तों चागताई तुर्क था। और पितृपक्ष से यह तैमूर तथा मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। दोस्तों, ये पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। दोस्तों, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, ये तैमूर लंग का वंशज बाबर था पिता की ओर से, और माता की ओर से ये चंगेज खां का वंशज था। उसके बाद आगे देखते हैं कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। और ये दोस्तों जो फरगना है वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। फरगना पड़ता है। और बाबर के पिता का नाम दोस्तों उमर शेख मिर्जा था। और बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार बेग था और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। और बाबर का जन्म दोस्तों 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ हुआ था दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं कि मुगल वंश को भारत के इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों, मुगल वंश को भारत के इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल कहा जाता है। और अगर भारत के इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, जब हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी कर रहे थे तब हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि भारत के इतिहास का पहला स्वर्णकाल गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है और दूसरा स्वर्णकाल मुगल साम्राज्य को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, जब बाबर की आयु 11 वर्ष थी तब इसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ, और अगर आप लोग इसमें 11 ऐड करेंगे तो 1494 ईस्वी हो जाएगा। तो दोस्तों, 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। तब बाबर की उम्र 11 वर्ष थी। तो दोस्तों, पिता की उम्र के बाद बाबर फरगना का शासक बना। पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर फरगना का शासक बना। और इस समय दोस्तों फरगना की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब बाबर शासक बना फरगना का, उस समय फरगना की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका दोस्तों एक ये रीजन था कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो चुकी थी। बाबर की उम्र केवल 11 वर्ष थी। और तीसरी ओर दोस्तों अगर बात करें तो उज्बेक जाति के लोग शक्तिशाली हो रहे थे, और दूसरी ओर दोस्तों बाबर के संबंधी इससे ईर्ष्या करते थे। तो दोस्तों ये रीजन थे फरगना की स्थिति अच्छी ना होने की। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों ये बाबर जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। और बाबर की यह महत्वाकांक्षा थी कि समरकंद पर अधिकार करे। ये दोस्तों समरकंद तुर्की में समरकंद पड़ता है दोस्तों। और बाबर की यह महत्वाकांक्षा थी कि समरकंद पर अधिकार करे। ये दोस्तों समरकंद जो था यहीं का शासक था तैमूर लंग। समरकंद का ही शासक था तैमूर लंग।
और दोस्तों जब तैमूर लंग की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों में समरकंद का साम्राज्य टूट गया। उसी में से फरगना था और इसी का शासक उमर शेख मिर्जा बना। तो दोस्तों समरकंद आप समझ गए होंगे कि यहाँ का शासक कौन था और ये कहाँ पड़ता है, तो ये तुर्की में पड़ता है। और दोस्तों बाबर की यह महत्वाकांक्षा थी कि समरकंद पर अधिकार करे और अपने पूर्वज तैमूर के सिंहासन पर बैठे। उसके बाद दोस्तों बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया। समरकंद आक्रमण तो 1497 ईस्वी में समरकंद के शासक की मृत्यु हो जाने के कारण अवसर पाकर बाबर ने समरकंद जीत लिया। तो दोस्तों बाबर ने समरकंद कब जीता, तो 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीत लिया और तैमूर की गद्दी पर बैठा। दोस्तों तैमूर की गद्दी पर यानी समरकंद की गद्दी पर बाबर बैठा। किंतु इसी बीच दोस्तों इसके एक मंत्री ने उसके छोटे भाई, बाबर के छोटे भाई जहांगीर को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया। दोस्तों जब बाबर समरकंद की गद्दी पर बैठ गया तो फरगना की गद्दी पर इसके एक मंत्री ने जहांगीर, जो इसका दोस्तों छोटा भाई था, उसको फरगना की गद्दी पर बैठा दिया। और जैसे ही बाबर को फरगना की ओर, दोस्तों जब ये बात बाबर को पता चली तो बाबर फरगना की ओर बढ़ा। जब बाबर फरगना की ओर बढ़ा तो समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया। तो दोस्तों अब अगर बात करें तो फरगना भी इसके पास नहीं रहा और समरकंद भी ना रहा। उसके बाद आगे देखते हैं कि फरगना पर अधिकार बाबर ने कब किया, तो 1499 ईस्वी में इसने फरगना और इसके दूसरे वर्ष समरकंद को फिर से जीत लिया। तो दोस्तों फरगना 1499 और दूसरे वर्ष समरकंद को फिर से बाबर ने जीत लिया और 2 वर्ष बाद फरगना और समरकंद दोनों राज्य फिर से दोस्तों इसके हाथ से निकल गए। तो इसके दोस्तों इस प्रकार उसने अपने पैतृक राज्य यानी फरगना और समरकंद दोनों को दोस्तों इसको हाथ धोना पड़ा इन दोनों साम्राज्यों से। अंत में दोस्तों 1502 ईस्वी में इसने अपनी जन्मभूमि छोड़ दी। इसने दोस्तों फरगना को छोड़ दिया और अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए हिंदकुश पर्वत को पार करके काबुल की ओर बढ़ा। दोस्तों काबुल में शासन इसका चाचा कर रहा था, काबुल में शासन इसका चाचा कर रहा था। तो ये दोस्तों हिंदकुश पर्वत को पार करके काबुल की ओर बढ़ा और दोस्तों 1502 ईस्वी में सरेपुल का युद्ध हुआ। दोस्तों सरेपुल का युद्ध जो था वो 1502 ईस्वी में हुआ, पूछा जाता है। और ये युद्ध किसके बीच हुआ, तो शैबानी खां और बाबर के मध्य। दोस्तों ये शैबानी खां जो था ये उज्बेक जाति का था और इसने दोस्तों बाबर को पराजित किया सरेपुल के युद्ध में। और दोस्तों इधर बाबर, इसी युद्ध के बाद दोस्तों बाबर हिंदकुश पर्वत को पार करके काबुल की ओर बढ़ा था। इस युद्ध में हारने के बाद सरेपुल के युद्ध में तो काबुल पर अधिकार बाबर ने कब किया, दोस्तों काबुल पर शासन कर रहा था इसका चाचा और उसकी मृत्यु हो चुकी थी और इसके उत्तराधिकारियों की कमजोरी के कारण काबुल पर बाबर का अधिकार हो गया। तो दोस्तों इसके चाचा की मृत्यु हो गई थी और उस समय उत्तराधिकारियों की कमजोरी के कारण काबुल पर बाबर का अधिकार हो गया। 1504 ईस्वी, दोस्तों ये डेट इंपॉर्टेंट है कि 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल और कांधार पर अधिकार किया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल और कांधार पर अधिकार किया और अपनी राजधानी बाबर ने काबुल को बनाया। तो दोस्तों बाबर ने अपनी राजधानी काबुल को बनाया और 1504 में काबुल और कांधार पर अधिकार किया। दोस्तों 1504 की बात करें तो भारत में दिल्ली सल्तनत के शासक लोदी वंश का शासन चल रहा था और इसी समय सिकंदर लोदी का शासन दिल्ली सल्तनत में चल रहा था। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। दोस्तों ये हमने आपको बताया था जब लोदी वंश के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों काबुल और कांधार विजय के बाद बाबर ने पादशाह नामक उपाधि धारण की। दोस्तों काबुल और कांधार विजय के बाद बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों बाबर के जो पूर्वज थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। अभी हमने आपको बताया कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। तो बाबर के पूर्वज जो थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, परंतु बाबर पहला शासक था जिसने पादशाह की उपाधि धारण की। तो दोस्तों बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की और इसके जो पूर्वज थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। और बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की, तो काबुल और कांधार पर विजय प्राप्त करने के बाद। उसके बाद दोस्तों देखते हैं भारत पर बाबर का आक्रमण। भारत पर बाबर का आक्रमण कैसे हुआ, दोस्तों 1519 ईस्वी में बाबर ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र के बाजौर और भेरा नामक स्थानों पर विजय प्राप्त की। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार परीक्षा में कि बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ, तो 1526 दोस्तों नहीं होगा इसका आंसर। 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था और किसके खिलाफ किया था, तो बाजौर और भेरा नामक
दोस्तों इनके खिलाफ किया था, बाजार और भेरा के खिलाफ। और दोस्तों इन पर विजय प्राप्त की और वहाँ पर अधिकार किया। बाजार और भेरा पर दोस्तों इसने अधिकार किया, परंतु बाद में यहाँ से वो दोस्तों फिर से काबुल वापस लौट गया। उसके बाद 1519 ईस्वी में ही दोस्तों 1519 में बाजार और भेरा को जीत लेने के बाद इसने एक और अभियान किया और पेशावर तक क्षेत्र पर पेशावर तक के क्षेत्र पर विजय हासिल कर ली और फिर वापस काबुल लौट गया। 1520 ईस्वी में बाबर ने सियालकोट तक अधिकार कर लिया। 1520 ईस्वी में बाबर ने सियालकोट तक अधिकार कर लिया। तो पहला युद्ध बाजार और भेरा के खिलाफ बाबर ने किया, दूसरा युद्ध दोस्तों ये पेशावर वाला हो गया, और तीसरा सियालकोट। उसके बाद दोस्तों 1524 ईस्वी में इसने लाहौर और लगभग पंजाब के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त कर ली। तो दोस्तों ये बाबर का चौथा आक्रमण हो गया। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग पानीपत की युद्ध जो 1526 में बाबर ने लड़ा, ये बाबर का पांचवा युद्ध था। ये दोस्तों बाबर का भारत में पांचवा युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं कि बाबर ने 1524 में लाहौर के और पंजाब के अधिकांश भागों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद दोस्तों बाबर के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, बाबर के आगमन के समय उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों भारत में अधिकांश शासन मुस्लिम शासकों द्वारा चलाया जा रहा था। बाबर के आक्रमण के समय दोस्तों भारत में अधिकांश शासन मुस्लिम शासकों द्वारा चलाया जा रहा था, परंतु कुछ क्षेत्रों में हिंदू शासक भी शासन कर रहे थे। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक भारत में अधिकांश शासन मुस्लिम शासकों के द्वारा चलाया जा रहा था, परंतु कुछ क्षेत्रों में हिंदू शासन भी चल रहा था। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था, और इब्राहिम लोदी दोस्तों ये लोदी वंश का शासक था। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था दोस्तों, और ये लोदी वंश का था। तो दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, इसका शासन दिल्ली सल्तनत पर चल रहा था जब बाबर भारत पर बाबर का भारत में आक्रमण करने के समय। उसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत में अगर बात करें तो कृष्णदेव राय का शासन चल रहा था विजयनगर साम्राज्य पर। दोस्तों जब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली, सबसे महान सम्राट कहा है। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पर बाबर के आक्रमण के समय किसका शासन चल रहा था, तो कृष्णदेव राय का चल रहा था। उसके बाद बहमनी साम्राज्य दोस्तों हमने आपको इसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाया है कि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट चुका था। और दोस्तों इसके जो 5 भाग टूटे थे वो कौन कौन से थे, इनके बारे में भी हमने बताया। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन 5 राज्यों में टूटा था। और दोस्तों इन 5 राज्यों में मुस्लिम शासन चल रहा था बाबर के आक्रमण के समय। तो दोस्तों इन 5 राज्यों में टूटा, और इन 5 राज्यों के बारे में विस्तृत तरीके से हमने चर्चा की है। आप लोग जाकर चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, उस पर जाकर इस क्लास को देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे और कैसे दोस्तों इनका विलय हुआ किस मुगल साम्राज्य में। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट चुका था, और इन 5 राज्यों पर मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे दोस्तों। उसके बाद आगे अगर बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र, दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत शासन चल रहा था। तो दोस्तों हिंदू शासन कहाँ कहाँ चल रहा था, दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के द्वारा, मेवाड़ क्षेत्र में राणा सांगा के द्वारा, और मुस्लिम शासन दोस्तों बहमनी साम्राज्य से जो 5 राज्य टूटे हमने आपको बताया, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन पर मुस्लिम शासन चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों मुस्लिम शासन चल रहा था। उसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें तो बाबर को भारत में आने के लिए कई निमंत्रण मिले। दोस्तों बाबर को भारत आने के लिए कई निमंत्रण भी मिले थे। पहला पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी था। पंजाब का सूबेदार दोस्तों दौलत खां लोधी था, और दिल्ली का सूबेदार एवं इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोधी। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी के चाचा का क्या नाम था, आलम खां लोधी, और पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोधी। इनके द्वारा बाबर को भारत पर आने का निमंत्रण दिया गया था कि आप लोग आइए, इब्राहिम लोदी को हराइए और दिल्ली की गद्दी हमको सौंप दीजिए। तो दोस्तों इन लोगों ने इस रीजन से बाबर को आमंत्रित किया था। उसके बाद दोस्तों बाबर को राणा सांगा द्वारा भी सहमति मिली थी। दोस्तों बाबर को राणा सांगा के द्वारा भी सहमति मिली थी कि अगर आप बाबर दिल्ली पर आक्रमण करता है तो वह भी बाबर की मदद करेंगे। तो दोस्तों
इन लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए या दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए। दोस्तों उसके बाद बाबर ने किस तरीके से भूमिका बनाई इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आगे दिल्ली सल्तनत पर बाबर ने कब और कैसे आक्रमण किया इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बाबर से अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी युद्ध से पूछा जाता है या दोस्तों इसके बाद खानवा का युद्ध जो हुआ उससे पूछा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ध्यान से देखना। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। और दोस्तों ये पानीपत पड़ता कहाँ है तो हरियाणा, वर्तमान में अगर बात करें तो हरियाणा का ये क्षेत्र पानीपत है। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। और दोस्तों ये युद्ध किसके मध्य हुआ तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दोस्तों इब्राहिम लोदी कौन था, हमने आपको बहुत बार बताया है और बहुत अच्छे से बताया है कि ये दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दोस्तों इस युद्ध की विशेषताएं क्या थी। इस युद्ध में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया। बाबर ने किया। भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किसने किया तो बाबर ने। और कब किया तो इसी युद्ध में दोस्तों। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि तोपखाने का प्रयोग बाबर ने कब किया तो 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में। और भारत में तोपों का प्रयोग सबसे पहले किस शासक ने किया तो बाबर ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इस युद्ध में बाबर ने एक नई युद्ध नीति का प्रसार किया जिसका नाम तुगलमा युद्ध नीति। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि तुगलमा युद्ध नीति किसने अपनाई तो बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। तो दोस्तों ये तुगलमा युद्ध नीति भी अपनाई। और दोस्तों ये जो तुगलमा युद्ध नीति थी ये बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। दोस्तों हमने आपको बताया था कि 1502 ईस्वी में सरे पुल का युद्ध शैबानी खां और बाबर के मध्य हुआ था। और ये दोस्तों शैबानी खां उज्बेक जाति का दोस्तों शासक था जिसको बाबर ने ये दोस्तों शैबानी खां ने बाबर को पराजित किया था। तो दोस्तों उन्हीं से ये तुगलमा युद्ध नीति बाबर ने सीखी थी और इसी का यूज इसने दोस्तों या इसका प्रयोग दोस्तों बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। और दोस्तों इसने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि अपनाई। दोस्तों तोपों को सजाने की उस्मानी विधि अपनाई और उस्मानी विधि को दोस्तों रूमी विधि भी कहा जाता है। यानी तोपों को सजाने की बाबर ने इस युद्ध में उस्मानी विधि अपनाई। तो क्वेश्चन आता है कि उस्मानी विधि का प्रयोग किस युद्ध में हुआ तो पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में हुआ तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब दोस्तों तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। दोस्तों ये डेट जरूर याद रखना 21 अप्रैल। अब दोस्तों एग्जाम में प्रश्न ऐसे नहीं पूछता है कि आप सन बता के निकल जाएं, उसमें डेट के हिसाब से डेट्स भी पूछता है। तो डेट को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़ेंगे। तो दोस्तों तोपों का प्रयोग, उस्मानी विधि का प्रयोग और तुगलमा युद्ध नीति, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों बाबर के इस युद्ध में बाबर के दो महान तोपची थे या निशानेबाज थे दोस्तों। एक उस्ताद अली कुली। दोस्तों उस्ताद अली कुली ये दोस्तों तोपों का नेतृत्व कर रहा था, तोप चलाने वालों का नेतृत्व कर रहा था। और दोस्तों दूसरा था उस्ताद मुस्तफ़ा ये दोस्तों बंदूकधारियों का नेतृत्व कर रहा था। तो दोस्तों ये बाबर के दो महान तोपची या महान निशानेबाज थे जिनके कारण ही दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने विजय हासिल की। और दोस्तों अगर बात करें तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 1 लाख थी। दोस्तों 1 लाख की सेना इब्राहिम लोदी की थी और बाबर की सेना लगभग 12,000। तो दोस्तों इन्हीं तोप और तोपचियों की मदद से भारत ने 1 लाख की सेना वाले इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश मुगल साम्राज्य की नींव डाली। दोस्तों उसके बाद बाबर का यह भारत पर 5वां आक्रमण। हमने आपको बताया कैसे 5वां आक्रमण, सबसे पहला 1519 में किया। उसके बाद 1519 में पेशावर वाला दोस्तों आक्रमण जो दूसरा किया। उसके बाद दोस्तों तीसरा सियालकोट वाला आक्रमण। उसके बाद चौथा दोस्तों हमने बताया था कि लाहौर और पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों को जीत लिया। तो उसके बाद दोस्तों ये 5वां आक्रमण पानीपत का था। बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया है दोस्तों। उसके बाद आगे है कि इब्राहिम लोदी दोस्तों मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। दोस्तों पूछा जाता है कि मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया, या लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो राइट आंसर हमारा इब्राहिम लोदी हो जाएगा। और दोस्तों इब्राहिम लोदी प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया और इसके साथ ही इसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी मारा गया। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी और ग्वालियर का राजा विक्रमजीत ये दोनों युद्ध स्थल में मारे गए। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों
1526 ईस्वी में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जीत लेने के बाद बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल वंश की नींव डाली। तो दोस्तों मुगल वंश की नींव डाली 1526 ईस्वी में। हमने आपको बताया था कि बाबर का टाइम पीरियड कितना रहा भारत में, 1526 से 1530 ईस्वी तक। उसके बाद दोस्तों बाबर ने युद्ध के बाद काबुल की जनता में सभी को एक एक चांदी का सिक्का दिया। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत के बाद बाबर ने काबुल की जनता को सभी को एक एक चांदी का सिक्का दिया, जिसके कारण दोस्तों इसकी उदारता के लिए काबुल की जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये जितनी भी उपाधियां बाबर ने ग्रहण की है दोस्तों, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाबर ने पादशाह की उपाधि कब ग्रहण की, बाबर ने कलंदर की उपाधि कब ग्रहण की, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब ग्रहण की, और इसके आगे दोस्तों अन्य जो युद्ध बाबर ने लड़े हैं, खानवा का युद्ध, चंदेरी या घाघरा का युद्ध, इनके बारे में भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।